नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के पूर्व सीपीएस और पंजाबी राष्ट्रीय महासभा के उप प्रधान अनिल ठक्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे अनिल ठक्कर से, कई सियासी सवाल लेंगे इनसे और पूछेंगे कि किस तरह से पंजाबी महासभा काम कर रही है। अनिल ठक्कर जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार। अनिल ठक्कर जी, सबसे पहला सवाल, आप 2 साल पहले आप भाजपा में शामिल हुए हैं 2019 में जी। अब तक का सफ़र आपको कैसा लगता है कि 2 साल में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या तजुर्बा रहा? हुड्डा सरकार के बाद आप मनोहर सरकार में काम कर रहे हैं या उनका कार्यकाल भी आप देख रहे हैं, तो कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं या आपकी क्या जजमेंट है अब तक के कार्यकाल के लिए? देखिए, कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार की कार्यशैली में बहुत अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर काम है वो उसको प्रायोरिटी बेस पे लेकर जो मुद्दे पब्लिक से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी के साथ रोज़गार का मुद्दा हो या किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी का मुद्दा हो, ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, बड़ी गंभीरता के साथ इस सरकार ने उसको लिया है। और इस पार्टी के अंदर ख़ास तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा, जो एक कैडर बेस पार्टी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। इसके अंदर अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाती और इसके अंदर ज़रूर उस व्यक्ति को ज़रूर कोई ना कोई पद से सम्मानित किया जाता है जिसने यहाँ पर वर्किंग किया, जिसने बहुत लंबे समय से कार्य किया है या जो आज भी कार्य के लिए कार्यरत हैं, लोगों के बीच में है, जनता का विश्वास जिनके ऊपर बना हुआ है। लेकिन आप कांग्रेस सरकार में भी ठीक ठाक पद पर थे, सीपीएस बनाया आपको हुड्डा साहब ने और आपको वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा, रेवेन्यू का कार्यभार भी सौंपा, लेकिन उसके बाद भी आप स्विच हुए और आज 2 साल बाद हम देखें तो राष्ट्रीय सदस्य जरूर आपको बनाया है, लेकिन कोई अहम पद आपके पास अभी नहीं है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति काम करता है ज़रूरी नहीं कि उसको वो पद दिया जाए। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा पद होता है। मान लीजिए आप हमें किसी पद से नवाजते हैं और मैं उस पद पे रहकर कोई काम ना कर पाऊँ तो उस पद की मैं नहीं समझता कि कोई अहमियत है। जब हमारा काम लगेगा तो ये पार्टी जरूर उसको जो है नवाजेगी, उसको जो है। छोड़ने का कारण क्या है, मैं जान सकता हूँ कि क्यों आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली? मैं कांग्रेस में बहुत लंबे समय से रहा। लगभग 1986 में मैंने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ज्वाइन करी थी। उसके बाद मैं विभिन्न पदों पर रहा। मैं युवा कांग्रेस में भी अध्यक्ष रहा, मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनने से पहले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा, मैं विभिन्न पदों के ऊपर मैं कांग्रेस में मैंने काम किया। लेकिन जो अब कुछ समय से इस पार्टी के अंदर जो गिरावट आने लग गई, वो लोग उन लोगों को तरजीह ही नहीं देते जिन लोगों ने निष्ठापूर्वक रूप से इसमें काम किया है। और इनका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिससे पब्लिक संतुष्ट हो सके। कार्यशैली किसकी, स्टेट बॉडी या सेंटर बॉडी? सेंटर की भी और स्टेट की भी, दोनों की। आप अब की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं या पिछली कार्यशैली? पिछली कार्यशैली पे जी। और अभी की कार्यशैली कैसे लगती है आपको? अब तो प्रधान भी नया है। हाँ, आपकी कार्यशैली में बड़ा अंतर है। देखिए, अभी हमारे धनखड़ साहब हमारे प्रधान हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारी पार्टी के, उन्होंने जब से वो प्रधान बने हैं तो कोई प्रकोष्ठ ऐसा नहीं है जिसके अंदर उन्होंने नई नियुक्तियां ना करी हो और जो ऊर्जावान व्यक्ति हैं उनको उनके कार्य के अनुसार पद ना दिया हो। तो इस पार्टी के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि जिस कैडर का आदमी होता है, जिस कैलिबर का आदमी होता है, उसको उस पद से जरूर नवाजा जाता है। कंपैरिजन कांग्रेस का अगर करें तो कांग्रेस में मैं नहीं समझता कि जो है अब वो कीमत रही है किसी व्यक्ति के, वो कितना ही कार्य कर ले तो लास्ट मोमेंट पे आके उसके कार्य की ये लोग नहीं। आपके परिवार का भी लंबा सफर जो है वो कांग्रेस के साथ रहा है। जी। 1967 में पहली बार विधायक भी आपके पिताजी बने। जी। और उसके बाद आपको लगता है कि 50 साल का पारिवारिक एक लगाव या समय देने के बाद पार्टी में जब नहीं पूछ होती तो कहीं ना कहीं स्विच करना ही एक समझदारी है? देखिए, आघात होता है व्यक्ति को, एक व्यक्ति की निष्ठा को ठेस पहुंचती है कि जब एक व्यक्ति काफी समय से, काफी सालों से, और मेरी तो दूसरी पीढ़ी है, पिताजी भी मंत्री रहे, विधायक रहे 1967 से 1982 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस। मैंने भी 2005 में लड़ा, 2009 में लड़ा, मैं 2 बार निगम पार्षद भी रहा सोनीपत क्षेत्र से। मैंने एक लंबा अरसा जीवन का जो है कार्यकाल में गया। लेकिन जब आदमी को नजरअंदाज किया जाता है उसके कार्य और दूसरे व्यक्ति के लिए जगह बनाने की कोशिश की जाती है, जिस व्यक्ति का कोई राजनीतिक अनुभव ना रहा हो,
या उसने कोई ऐसा कार्य पार्टी में ना किया हो। आप नाम लेना चाहेंगे? मैं नाम तो लेना ठीक नहीं समझता जी। लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दा है कांग्रेस में, ये मेरे साथ नहीं है, ऐसा पूरी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी बात है। जो एक लंबे समय से इस कार्यकाल के साथ जुड़े हैं उनको लास्ट में आके अनदेखा किया जाता है। आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, आप सीपीएस भी रहे, आपने मंत्रालय भी देखा। आज की सबसे बड़ी अगर बात हम देखें, कांग्रेस संगठन के रूप में बहुत कमजोर है जी। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस संगठन क्यों नहीं बना पा रही है? क्या उसके पीछे जो धड़ेबंदी है वो जिम्मेदार है, या प्रदेश का नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बात यह है कि घर हमेशा मुखिया से चलता है। यदि घर का मुखिया मजबूत होगा तो उस घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब कोई मुखिया ही कमजोर हो जाएगा तो वो घर बिखर जाएगा। हमारी पार्टी के अंदर जो है, भारतीय जनता पार्टी में ये विशेषता रही है मुख्यतः कि हमारा जो मुखिया है पार्टी का, चाहे वो किसी भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, चाहे आज नड्डा साहब हैं या पहले राजनाथ सिंह जी रहे, अन्य जो भी नेता लोग रहे, उन्होंने इस पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए बहुत काम किया है। लेकिन कांग्रेस में मेरे को ऐसा नहीं दिखता कि ऐसा कुछ हुआ है। एक ही देखिए, उसके अंदर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो ऊर्जावान थे, जिनके अंदर योग्यता थी, लेकिन उनको आने का आगे मौका नहीं मिल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस हर व्यक्ति को मौका मिलता है जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए कुछ काम किया है। फिर वो चाहे हरियाणा हो, चाहे बाहर हो, चाहे भारत हो, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे स्टेट्स की बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस तरह के, उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो भूमिका निभानी चाहिए एक अध्यक्ष को, उस अध्यक्ष की भूमिका को नहीं निभा पा रहे। हालांकि चाहे पीछे से राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हो, फ्रंट लेवल पे आज भी सोनिया गांधी ही कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं पार्टी को वही चला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी प्रदेश के संगठन की कहीं भी बात आती है, मुख्यतः वहां पर लड़ाई का एक माहौल पैदा हो जाता है। उसमें 6-7 आदमी ऐसे निकल के आ जाते हैं हर प्रदेश के अंदर, जो पहले ही अपने आप को सीएम का दावेदार घोषित करने की कोशिश करते हैं, जिससे पब्लिक जो है वो उसको ये समझ नहीं आता कि हम किस नेता के रूप में उसको चुने। अब हरियाणा के अंदर देख लीजिए, अभी चुनाव हुआ, ताजा चुनाव हुआ इलाहाबाद के अंदर, वहां पार्टी कांग्रेस पार्टी आज किस मुकाम पे खड़ी है? बिल्कुल जमानत तक जब्त होने की नौबत होगी। क्यों? जबकि वहां पर कांग्रेस के एमएलए भी रहे हैं, कांग्रेस के वहां भी पहले विधायक कांग्रेस के रहे हैं। आज ऐसा माहौल क्यों हो गया? आज वो पार्टी संगठन की ओर ध्यान ना देके से केवल अपने को स्थापित करने के ऊपर ध्यान देती है। तो जब जहां पर स्वार्थ की भावना आ जाएगी, चाहे वो पार्टी हो, राजनीति हो, घर हो, समाज हो या धर्म हो, वो टूट जाएगा। संगठन कई जगह बन रहा है, पंजाब में भी संगठन विस्तार पे काम शुरू हो गया है, हरियाणा में क्यों नहीं हो पा रहा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हावी है, या कुमारी सैलजा हावी है, या दूसरे धड़े जो सुरजेवाला बिल्कुल नजदीक बताए जाते हैं? इसमें तो संज्ञान जो है पार्टी के अध्यक्ष पार्टी को लेना चाहिए। लेकिन आपसे सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बेशक 2 साल से अभी भाजपा में हैं, लेकिन इससे पहले आप हम देखें तो 50 साल का आपका सफर जो है सियासी रहा है, वो कांग्रेस में रहा है। इसलिए सवाल आपसे भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि पार्टी को वही बंदा समझ सकता है जिसने पार्टी को खड़ा किया है। तो आप और आपका परिवार मुझे लगता है ऐसे रहे हैं जिन्होंने पार्टी को सोनीपत में खड़ा किया, और आपको शायद आज तकलीफ ज़्यादा होती होगी क्योंकि आज पार्टी उस स्तर पर नहीं है। जी, मुझे देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी के लिए पार्टी के हितों को सर्वोपरि मानना चाहिए, अपने हितों को पीछे करना चाहिए। यदि पार्टी ही जिंदा नहीं रहेगी तो व्यक्ति का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अपने वजूद की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, ना कि पार्टी की कोई लड़ाई लड़ रहा है। आप भाजपा में तो आ गए, सोनीपत से आप आते हैं, आपने चुनाव भी वहां से लड़े हैं, लेकिन 2019 में भाजपा विधानसभा चुनाव भी हार गई, निगम का चुनाव भी हार गई, बड़ौदा में भी चुनाव लड़ा, उपचुनाव वो भी हार गई। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पार्टी सोनीपत में खुद को स्टैंड क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि जब भी चुनाव हो, जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और सत्ता में रहता है, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है, और हमें उस हद तक उस एंटी इनकम्बेंसी को कवर करना हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है। क्योंकि देखिए, हम समाज के अंदर के जो है, हम समाज हमें जो है देखता है, हमारी तरफ देखता है, आदर्श मानता है। किसी विधायक को, एमपी को या किसी निगम पार्षद को चुनता है तो उसकी आस्था उसमें दर्शाती है। अगर हम उसके सही मायने में उसकी कसौटी पे खड़े नहीं उतरेंगे, चाहे वो किसी पद पर भी हों, तो हम उनको स्टैंड नहीं कर पाएंगे अपने आप।
आपको लगता है काम उस तरह से नहीं कर पाए, देखिए काम एंटी इनकम्बेंसी रही, एंटी इनकम्बेंसी रही, लेकिन एक साल पहले ही तो जीत के सरकार बनाई, वहाँ पर भाजपा जजपा दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। जी एक साल पहले सरकार बनाई और अगले साल ही ये नौबत आ गई कि उपचुनाव भी हार गए, जबकि कहा जाता है कि उपचुनाव तो सरकार का होता है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये देखिए कि जो हम उपचुनाव हारे हैं उसके अंदर हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो बहुत नजदीक से आ रहे हैं। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमारे जो हमारे प्रत्याशियों ने वोट ली है वो काफी वोट ली है। और ऐसा नहीं है कि खाली इसी पार्टी के अंदर ही ऐसा हो रहा है, कई और भी ऐसे प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए हैं जहां सत्ता में पार्टी थी, उनके भी कैंडिडेट हिमाचल में हारे, 4 सीटें हार गए। तो ये डिपेंड करता है कि वहां की जनता उनको किस रूप में देखती है या उनसे वो क्या आस लगाती है। आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, अब एक ये भी कहें कि ठीक पद पर हैं आप, लेकिन क्या आपको कोई मलाल है मन में कि मुझे कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, या जिस लायक मैं हूँ मुझे पार्टी में उस तरह से नहीं पूछा गया? देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि व्यक्ति जो काम करने वाला है उसको पद की कभी लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम बोलता है। और आप किसी भी अच्छे पद के ऊपर हैं और अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस पद का, मैं तो समझता नहीं कोई महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन के अंदर। आपका काम जो है वो आपके जो है अपने आप ही पद के लायक कर देता है। अब भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, मनोहर लाल भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, पर्ची खर्ची बंद हो गई, लेकिन हम अखबारें पढ़ें 4 दिन से तो पटी पड़ी हैं कि HPSCC में किस तरह से तो जिन व्यक्तियों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या ये ढूंढा जाएगा, क्या उस तक पहुंचा जाएगा कि इनका बॉस कौन था, आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे? आप कांग्रेस की बात करें, ये तो चलिए आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं इसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस ने 10 साल तक केंद्र के अंदर राज किया, 10 साल तक स्टेट के अंदर राज किया जी, पिछली बार 14 से पहले जी। अभी आप ये मान के चलिए कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जहां भ्रष्टाचार जो है उजागर ना होता हो। बिल्कुल, टेलीकॉम का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और जितने और पद थे, कोयल का हुआ, जितने भी भ्रष्टाचार बड़े से बड़े लेवल के, हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ। बिल्कुल हुआ। इस स्टेट के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ वो आज भी आपको पता है कि सरकार के अभी पेशियां भुगत रहे हैं, बिल्कुल चल रही है। आप ये बात तो देखिए, हमने तो तुरंत उसकी कार्रवाई करी, उसके ऊपर पूर्ण एक्शन। कार्रवाई हो रही है, ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये पकड़ा विजिलेंस के द्वारा जाता है। कोई इस तरह से जब सरकार के जहाँ पे सारी सरकार चलती है वहाँ पर एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति बैठा हो और OMR शीट्स फिल कर दी जाएं और भर्तियां मनमाने तरीके से की जाएं, 1 करोड़ रुपए लिए जाएं, तो आपको लगता है कि चूक रही है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। और जब से हमारी सरकार आई है, मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हमारी पहली प्राथमिकता ये रही है कि आम आदमी तक नौकरी मिले, गरीब व्यक्ति को नौकरी मिले, उसमें पर्ची और खर्ची नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं, पब्लिक के प्रति हम कटिबद्ध भी है कि रोजगार एक उस आदमी को मिलना चाहिए जो आदमी इसके लायक है। बिल्कुल, क्योंकि मिला भी है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर एक आम आदमी को, एक गरीब परिवार के अंदर नौकरी जो है, सरकारी नौकरी प्रोवाइड की। खबरें आती हैं, कभी नाई के बच्चे को मिली है, कभी किसी हलवाई के बच्चे को मिली है। बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं हुआ करता। बिल्कुल, लेकिन ये जो ऐसा रैकेट चला रहे हैं, इन पर नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल कसी जाएगी, और हम चाहते भी हैं कि उन पर नकेल कसे, ताकि आम आदमी तक ये जो है नौकरी पहुंच सके। आप पंजाबी महासभा के उप प्रधान भी हैं, क्या काम कर रही है पंजाबी महासभा, और किस तरह के उन लोगों को सोशल वर्क के साथ साथ उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जिनको कोई समाज में पूछ नहीं रहा? देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा है, इसका गठन 2009 में हुआ था। हम तब से इसके साथ लगे हुए हैं। हम पंजाबी महासभा को इसलिए ज़्यादा वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इससे हम जो आम आदमी है, समाज की जो भूमिका है वो नहीं निभा पा रहा, हम उसकी आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि खाली पंजाबी एक कौम नहीं है, पंजाबी खाली एक कौम का नाम नहीं है जी। जो पंजाब के रहने वाला है प्रॉपर, जैसे अब हमारा काफी हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, पंजाब में बहुत कम हिस्सा हमारा पंजाब में है। बिल्कुल, तो पंजाब 1947 के बाद मैं समझता हूँ 3 भाग वहां रह गए, और एक भाग जो है, सच है, वो हमारे हरियाणा के साथ लगता है, या पंजाब भारत में आया, भारत में आया। तो
पंजाबी वो भी हैं जो वहां पर रहते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी कोई एक कौम नहीं है, पंजाबी एक संस्कृति है जी जिसके लिए जिसमें जो भी रहता है वो बोल सकता है पंजाबी। अब जो पंजाब के लोग हैं वो चाहे बनिया कासे हों, ब्राह्मण हों या वैश्य हों या शूद्र हों, वो पंजाबी बोलते हैं। तो पंजाबी कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है। तो हमारी जो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा है वो अभी कोरोना के अंदर बहुत काम किया। हमने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए अपने, जी, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे को रिपोर्टिंग भी करी कि हमने इतना अनाज बांटा है, इतना सैनिटाइजर बांटा है, इतना कुछ बांटा है। महामारी के दौर में एक अच्छा रोल जो सपोर्ट चाहिए था लोगों को वो आप दे पाए। जी, पंजाबियों ने शुरू से ही सेवा के लिए जो है बहुत कुछ किया है। आज मैं सिख बिरादरी को सलाम करता हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने से बड़ी शहादत मैं नहीं समझता किसी बिरादरी में किसी व्यक्ति ने दी हो। जी, 4 बच्चे जो अभी तरह से पूरे खिले भी नहीं थे, जवान भी नहीं हुए थे, उनको धर्म के नाम पर शहीद कर देना, मैं नहीं समझता किसी के अंदर इतना बड़ा जज्बा हो। जी, हम तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ठंड से बचाते हैं, ठंड से बचाते और वो ठंडे बुर्ज पर उन्होंने उस मुल्क के अपने मुल्क को बचाने के लिए हुकूमतों के खिलाफ जो बगावत करी और अपने बच्चे शहीद कर दिए। तो ये कौम तो शुरू से ही शहादत की कौम है, पंजाबी जो कौम है। जी, तो जब पाकिस्तान से आई तो कुछ भी नहीं था, हमारे बुजुर्ग वगैरह उजड़ के आए वहां पे, हमारा बहुत कुछ वहां रह गया। फिर दोबारा से एक पीढ़ी उनको लग गई यहाँ स्टैंड होने में, अब दूसरी पीढ़ी उसका जो है वो कर रही है। जी, तो हमारी जो बिरादरी है, जो हमारी पंजाबी राष्ट्रीय महासभा है, वो केवल ये नहीं कि हम एक अपनी पंजाबी बिरादरी के लिए ही कुछ सोशल वर्क करेंगे। अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर पिछड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी बच्चे की शादी है और वो गरीब परिवार से है, तो हमारी बिरादरी जाके उसको सहायता करेगी। कोई बच्चे के पास किताब नहीं है स्कूल में, छोटा बच्चा है लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट है, लेकिन फीस नहीं है या किताबें नहीं है, तो हमारी बिरादरी पंजाबी राष्ट्रीय महासभा जाके उसको प्रोत्साहन करते हैं। फंड की अगर बात करें तो फंड कैसे, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? कलेक्टिव स्वयं करते हैं, क्योंकि जितने हमारे मेंबर्स हैं। कितने सदस्य हैं आपके? हमारे अब तो काफी हजारों की तादाद में हो चुके हैं। हमारा उनसे जो है हमने फीस भी जो है अपनी तरफ से रखी हुई है, 100 रुपया पर ईयर की, बहुत मामूली सी। जी, तो वो भी हमने रखी है ताकि फंड कलेक्शन हो और इस समाज के काम में लगे। और इसके अंदर बाकी काफी लोग हमारे को मदद करते हैं, जो लोग दानी लोग हैं वो हमारे को भी सपोर्ट करते हैं, और हम स्वयं भी सब लोग इकट्ठा करके फंड। कोरोना काल में किस तरह की भूमिका निभा पाई पंजाबी महासभा? कोरोना काल में जी, अब जो जहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, जो जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, उन लोगों को जिन लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, सरकार भी मदद काफ़ी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसे थी जहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो हमने पर्टिकुलर उन जगहों के ऊपर जाके उनको भोजन दिया, वस्त्र दिए, जो जरूरत के सामान की चीजें हैं वो हमने वितरित की। कोरोना पंजाब हरियाणा में कि आसपास के राज्यों में भी आपने सभा बनाई? तो खाली पंजाब हरियाणा में इसलिए किया कि हमारी यूनिट्स का अभी जो आगे एक्सपेंड नहीं हुआ, अभी विस्तारीकरण नहीं हुआ, लेकिन अभी 3 स्टेट हमने नई अभी जोड़ी हैं। इसमें उत्तराखंड भी है और ये क्या राजस्थान भी हमने जोड़ा है। राजस्थान में हमारा बीकानेर में, गंगानगर में, जयपुर में अच्छा नेटवर्क काम कर रहा है पंजाबी राष्ट्रीय महासभा। इसी तरह उत्तराखंड के अंदर भी हम अभी जो है ज्वालापुर है, हरिद्वार का एरिया है, रुड़की है, तो इस तरह के जो शहर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पंजाबी समुदाय से आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब हमारी बिरादरी से भी हैं, और हमारे अनिल विज जी भी गृह मंत्री हैं, वो भी हमारी बिरादरी से हैं। तो देखिए, राजा की और साधु की कोई जात नहीं होती, वो सबके लिए होता है। वो हमें इस बात का फक्र है कि वो हमारी पंजाबी बिरादरी से शीर्ष नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी। तो वो भी जो है, तो सरकारों का सहयोग भी मिलता रहता है आपको? हाँ, हम कोशिश तो करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सहयोग सरकार दे। तो किसी लेवल पे अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम सरकार से सहयोग भी जरूर लेंगे। झूलेलाल गद्दी के वंशज भी हैं आप जी। बेशक जो प्रमुख गद्दी थी वो पाकिस्तान में है जी, लेकिन आपने यहाँ भी काम किया है। हाँ। तो किस तरह का काम आप यहाँ कर रहे हैं, और इसको आप झूलेलाल को, क्योंकि हम देखते हैं कई राज्यों में अच्छी बहुत मान्यता है, और यहाँ तक कि सिंधीज जो हैं वो तो झूलेलाल हर शब्द में उनके एक वाक्य में एक बार झूलेलाल उनके रहता है। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं और उस पर किस तरह से काम कर पा रहे हैं? देखिए, जो झूलेलाल जी की गद्दी है, मैं उसका 16वां वंशज हूँ। मुझसे पहले 15 वंशज और हुए।
जी। और 17वीं जो है वो मेरा बेटा इस गद्दी पर लिए। पारिवारिक है। पारिवारिक रूप से मेरे पिताजी भी धर्मगुरु रहे जी। और मंत्री भी रहे। मैं जी। भी धर्मगुरु हूँ और विधायक भी मंत्री जी। भी रहा। तो आप गद्दी नशीन सोनीपत में हैं? हाँ जी। जी। मैं गद्दी नशीन सोनीपत में हूँ, लेकिन हमारे हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे मंदिर हैं। जैसे हमने अबोहर के अंदर हमारा सबसे बड़ा मंदिर है पंजाब के अंदर, 17-18 एकड़ में मंदिर है। फाजिल्का में है, मलोट में है, और हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर हमारी बहुत बड़ी मान्यता है, फतेहाबाद में है, यूपी के अंदर हमारा बुलंदशहर के अंदर है, मेरठ में है। मतलब इस तरह से हम वेरियस स्टेट्स के अंदर जो है झूलेलाल जी का प्रचार होता है। जी। उनका जन्म जो है संवत 1007 में हुआ, और चैत्र मास के अंदर शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उनका प्रकट दिवस हुआ। जी। वो वरुण देवता के नाम से जाने जाते हैं, जल देवता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म जो है सिंध दरिया से, और सिंध के लोग इसलिए उनको मानते हैं क्योंकि वो सिंध का जो इलाका है, जो आज पंजाब के अंदर है, सॉरी पाकिस्तान में है, तो वहाँ एक सखर जगह है। सखर पंजाब का एरिया मान लीजिए सिंध का एरिया है, मिलता जुलता एरिया जी। तो सिंध दरिया जो है वहां से गुजरता है। तो जो वहां के लोग हैं वो इनको पीर मानते हैं, इनको गुरु मानते हैं, इनको परमात्मा का रूप देते हैं। तो वो अब पूरे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस देश के अंदर नहीं, मैं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिले तो वहाँ भी झूलेलाल जी का मेलबोर्न के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है झूले। तो विदेश के अंदर भी हमारा जो सिंधी समाज है, हमारा जो पंजाबी समाज है, वो इनको कुरुक्षेत्र में भी हमारा मंदिर मान्यता अच्छी मान्यता है। सोनीपत क्षेत्र, आप सोनीपत से आते हैं और किसान आंदोलन जो है वो सोनीपत की ही सीमाओं पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानून वापस लेने की भी घोषणा कर दी। अभी भी किसान जो है वहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग ये है कि जब तक लिखित में कानून वापस नहीं हो जाता और जो उनकी अन्य मांगे हैं वो नहीं हो जाती, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। क्या लगता है कि सोनीपत की जनता अब उन किसानों का सपोर्ट नहीं करेगी जो जिस तरह से पहले मिल रहा था? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कह रहे थे कि काले कानून है, वो सब कुछ उन्होंने वापस लिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपकी अन्य शर्तें हैं वो बैठ के उसकी कोई ड्राफ्टिंग बन जाएगी, जो आप चाहते हैं, जो ठीक जायज मांगे वो हम उसको पूरा कर देंगे जी। तो काफ़ी लंबे समय से उस एरिया को बड़ा प्रभावित हो रहा है वो एरिया। कारण ये कि वो जहाँ बैठे हैं वो सारा औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल, और उसके साथ में ही बवाना नरेला पड़ता है, वो भी दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र है। तो हजारों की संख्या के अंदर वहाँ मजदूर काम करते हैं और उद्योग चलते हैं। तो कितने मजदूरों को वहाँ पर रोजगार की दिक्कत आ रही है, कितनी इंडस्ट्रियां हमारी जो है लगभग बंद के कगार पे है। तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये घोषणा हो जाने के बाद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बात ऐसी मुद्दे की रखनी भी है तो बैठ के आपस में, जब इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने मान ली, तो कोई अगर छोटी मोटी कोई और भी ऐसी बात होगी या कोई डिमांड भी होगी तो वो भी देख लेंगे। आप जायज़ मानते हैं किसानों के आंदोलन को जो अब तक चला आ रहा था, 3 कृषि कानून? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसानों ने जो भी बात अपनी रखी, उस बात को हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि जो भी बात जायज़ होगी हम मानेंगे। जी जी बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसानों की किसी बात को हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन उसका रिजल्ट जो अब आया, प्रधानमंत्री जी ने पूरा विचार विमर्श करके इस मुद्दे के ऊपर पूरी सहमति के साथ इसको माना, और उसके बावजूद कुछ भी अगर उनको कोई ऐसी हताहत हुई है तो मैं भी चाहूँगा कि नहीं होनी चाहिए किसानों के लिए भी, क्योंकि किसान देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। हमारे लिए वो अन्न पैदा करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान हो, और ना ही देश का राजा चाहेगा कि उसकी प्रजा को कोई नुकसान हो। बिल्कुल ठीक है। तो ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी कोई नीयत में कोई बात थी, ना हमारे किसी और हमारी पार्टी के अंदर किसी नेता की ऐसी कोई नीयत थी कि इनको कोई तंग किया जाए या इनकी कोई मांगों को ऐसे ना माना जाए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बात थी समन्वय होने की। अब समन्वय के लिए भी उन्होंने कह दिया भी आप जो भी अपनी मांग रखेंगे, जो जायज़ बात होगी जिसके अंदर हमारे को कोई वो नहीं है, तो वो आज भी मानने को तैयार है, पहले भी मानने को तैयार थे और हमने माना भी है। अब धरना खत्म कर देना चाहिए, आपका कहना चाहिए? अब मेरे हिसाब से धरने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, क्योंकि फिर तो देखिए बढ़ाने वाली बात है इस बात। अगर आपकी कोई बात है तो आप बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो बात है उन्होंने कह दिया
तो प्रधानमंत्री जी तो एक राष्ट्र के बड़े सबसे बड़ा वो होता है बिल्कुल। उनके पास, तो उनकी बात के मायने हैं और वो उसको करेंगे। इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है, क्या लगता है उसकी भरपाई आने वाले टाइम में हो पाएगी किसान आंदोलन की वजह से? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसमें। और सरकार तो देखिए हर समय किसान के साथ भी खड़ी है, उद्योग के साथ भी खड़ी है, दोनों का समन्वय है। हमें उद्योग भी किसान पे निर्भर है, किसान भी उद्योग पे निर्भर, ये एक दूसरे का आपस में कोऑर्डिनेशन। देश चलाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका इन्हीं दोनों फैक्टर की होती है जी, किसान की भी है और किसान की और इंडस्ट्री की। तो ये एक दूसरे के समन्वय है इनका। तो जो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भी कहीं कोई नुकसान होता है किसी वजह से, जैसे रोड्स का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, काफ़ी 1 साल से उसकी मुरम्मत नहीं हुई, या कोई पानी की दिक्कत आ रही है किसी सीवरेज की, क्योंकि टूट गया, वो सिस्टम खराब हो गया 1 वर्ष से, तो उसको मुरम्मत कराएंगे, या जो भी होगा जितना भी वो सरकार उनकी मदद कर सकती है उस लेवल पे करेगी। सोनीपत नगर निगम में कांग्रेस ठीक काम कर पा रही है? मेयर अभी दिए हैं सोनीपत को ने तो निखिल मदान। अभी नया ही कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा अरसा नहीं हुआ है, और पार्टी अपना काम कर रही है वो भी, और हम भी अपना काम। जो सोनीपत को चाहिए कारपोरेशन के लेवल, क्योंकि नगर निगम आप भी काउंसलर रहे हैं, 2 बार काउंसलर रहे हैं आप। हाँ। जो शहर की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो निगम ही पूरी कर पाता है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो भी गया, पिछली सर्दियों के आसपास हमने देखा तो चुनाव था। क्या नगर निगम में जब से निखिल मदान बैठे हैं, मेयर बने हैं, उनकी भूमिका इस तरफ चल रही है कि वो सोनीपत को अच्छा शहर, साफ सुथरा, क्लीन बना सके? देखिए, जो भी व्यक्ति जिस पद के ऊपर होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विधायक हो, MP हो, या वो चाहेगा कि मेरे क्षेत्र का काम हो। सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी इस बात की दी जाती है। लेकिन जितना सोनीपत का एक्चुअली क्या है कि आउटर के ऊपर बहुत भारी विस्तार हुआ है, बहुत भारी विस्तार जी जी। कई कॉलोनीज उसके साथ जुड़ गई बाहर की, भारी संख्या के अंदर वहाँ पर इजाफा हुआ है, वहाँ की जनसंख्या दिल्ली से बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक सटा हुआ है, तो सारी मूलभूत सुविधाएं एकदम से मुहैया कराना मुश्किल होती है। और इससे पहले वहाँ पर कविता जैन जी हमारी मंत्री थी, शहरी निकाय मंत्री रही वो, उन्होंने भी 5 साल के जो अपना उनका कार्यकाल था उसके अंदर काम किया, उसके अंदर जो उनसे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता था करने का प्रयास भी किया। लेकिन मैदान जी का भी बहुत छोटा कार्यकाल, 1 साल मुश्किल से हुआ, 1 साल, तो अभी तो देखते हैं आगे उसका क्या रिजल्ट आता है, अभी तो नहीं कह सकते कि बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।